जय हिंद फ्रेंड्स। आज की कक्षा में हम अपने पॉलिटी के सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला टॉपिक होगा सीएजी का, दूसरा टॉपिक जो हमारा होगा वो मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, उप मंत्री, राज्य मंत्री, ये सब जो होते हैं बात करेंगे। तीसरा में राज्यपाल की बात करेंगे, जिसमें उनकी योग्यता, पूरी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, स्वाभाविक शक्ति, सारी चीज़ों की बात करेंगे। अगला है राज्यसभा और लोकसभा के बारे में ठीक से समझेंगे। संघ का विधानमंडल समझेंगे, कैसे गठन होता है, कैसे निर्वाचन होता है, ये सब समझेंगे। फिर परिसीमन आयोग को देखेंगे। फिर संसद की सदस्यता की समाप्ति कैसे होती है ये देखेंगे। फिर दल बदल कानून को देखेंगे। फिर संसद के पदाधिकारी, लोकसभा, राज्यसभा, इसके सभापति, ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फिर लोकसभा अध्यक्ष को देखेंगे ध्यान से। और फिर लास्ट में विभिन्न सत्र देखेंगे संसद के, और उसके बाद हम अपने टॉपिक की समाप्ति कर देंगे। इसके फर्स्ट पार्ट को हमने अपलोड कर दिया। आप लोग जिसकी भी इच्छा हो जाके देख सकते हैं, है ना। आइए आज हम अपना टॉपिक का प्रारंभ करते हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है सीएजी। ठीक है, तो सीएजी के बारे में ठीक से समझते हैं। एक्चुअली जो सीएजी है ना, इसका वर्णन जो है आर्टिकल 148 में किया गया। ठीक है, इसकी पद की व्यवस्था की गई है और इसको लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है और ये भ्रष्टाचार रोकने का काम करता है। इसीलिए अम्बेडकर साहब ने इसे सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा दी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक्चुअली इसकी जो पद मुक्ति होती है ना, उस सुप्रीम कोर्ट के जज के तरह ही इसको हटाया जाएगा। ये आर्टिकल 148 में इसका वर्णन है। और जब सीएजी जो है अवकाश प्राप्ति के बाद कोई भी पद पे नहीं बैठेगा, यानी कि यदि सीएजी अपने पद से हट गया उसके बाद वो कोई दूसरा पद पे नहीं बैठेगा। ठीक है, सीएजी की कार्य और शक्ति आर्टिकल 149 में वर्णित है। ठीक है, और सीएजी का पद जो है ब्रिटेन से लिया गया। फिर कहते हैं कि जो भारत सरकार होता है ना, भारत सरकार में ये भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा खर्च किए गए धन जो है उसका जो है लेखांकन और लेखा परीक्षण करता है। ठीक है, अब समझते हैं। ये सरकारी कंपनी का भी लेखा परीक्षण करता है और निजी कंपनी, वो कंपनी जिसमें सरकार साझेदार है, उसका भी लेखा परीक्षण करता है। लेखांकन मतलब होता है अकाउंटिंग। इसका मतलब क्या है, जब काम चल रहा हो उसी के दौरान यदि आप देख रहे हो उसको लेखांकन कहते हैं। और लेखा परीक्षण, यदि काम खत्म होगा उसके बाद आप वित्त की जांच कर रहे हो तो उसको लेखा परीक्षण कहते हैं। ठीक है, सीएजी जो है इसके बारे में थोड़ा सा आगे देख लेते हैं इधर इस साइड। इसकी नियुक्ति जो है ना वो राष्ट्रपति करता है, मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। ठीक है, और इसकी योग्यता जो है संविधान में नहीं दी गई है, लेकिन संसद ने सीएजी अधिनियम 1971 पारित किया, उसमें इसकी योग्यता निर्धारित की है। पहला कहता है कि जो आपका सीएजी होना चाहिए ना वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, फिर लोक वित्त के बारे में थोड़ा जानकार हो और 10 साल तक लोक सेवक रहा हो। ठीक है, कार्यकाल जो है इसका 6 वर्ष या 65 साल जो है पूरा हो। उस पर वेतन जो है इसको सुप्रीम कोर्ट के जज के समान दिया जाएगा और संचित निधि पर दिया जाएगा। और भारत में सीएजी का एक एकल तंत्र। ठीक है, अब आगे समझते हैं। सीएजी जो है वो 3 प्रकार का लेखा परीक्षण करता है। ठीक है, पहला इसको बोलते हैं अनुपालन लेखा परीक्षण। इसमें क्या होता है ना, नियम कि देखता है कि क्या जो नियम है उसका पालन हुआ है नहीं। और दूसरा में उद्देश्य की बात करता है कि जिस उद्देश्य के लिए धन दिया गया था क्या उसको भी खर्च किया गया है कि नहीं। इसमें इसको अनुपालन लेखा परीक्षण कहते हैं। दूसरा था वित्तीय लेखा परीक्षण, इसमें सीएजी भ्रष्टाचार की जांच करता है। और तीसरा था निष्पादन लेखा परीक्षण, इसमें जो है योजना और सही समय पर लागू हुआ है कि नहीं इसकी थोड़ी जांच करता है। ठीक है, उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ रही होगी। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब जो सीएजी जो है अपनी रिपोर्ट किसको देता है और कैसे देता है ये समझते हैं। तो ठीक है, एक्चुअली जो सीएजी है ना ये अपनी रिपोर्ट जो है ना पहले राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति इसको संसद के दोनों सदन पे ले जाएगा। फिर ये लोक लेखा समिति तक जाएगा। लोक लेखा समिति में क्या 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं, बाकी राज्यसभा के होते हैं। परंपरा अनुसार है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होगा वो विपक्ष का कोई नेता ही होगा। ठीक है, अभी समझ में आ गया। ठीक है, आप अपने इंडिया के अंदर जो पहला सीएजी थे वो नरहरि राव थे। ठीक है, वो अब आई थिंक आपको समझ में आएगा। हाँ, इसके बाद ये देख लेते हैं पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा, ये आर्टिकल 151 में वर्णित है। और राज्य के बारे में राज्यपाल को रिपोर्ट देगा। ठीक है,
उम्मीद है आपको ये टॉपिक ठीक से समझ में आ गया। एक्चुअली CAG के बारे में इतना ही था पढ़ना। अगला देखते हैं हम मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, इन सब के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए। एक्चुअली जो ये मंत्रिपरिषद होता है ना, ये क्या होता है समझते हैं। एक्चुअली जो आपका मंत्रिपरिषद होता है इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, और इसमें जो ना सारे मंत्री शामिल होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री भी होते हैं। ठीक है, और ये मंत्रालय और प्लस विभागों में बटा होता है। ठीक है, एक होता है राज्य मंत्री। ठीक है, राज्य मंत्री क्या होता है, किसी मंत्रालय में एक या अधिक विभागों को देख रहा होता है। जैसे समझते हैं, मान लीजिए शिक्षा मंत्रालय, तो शिक्षा मंत्रालय में अलग अलग विभाग होगा। एक देखेगा क्या कहता है विश्वविद्यालय को देखेगा, एक स्कूल को, एक प्राइमरी स्कूल को देखेगा, ऐसे। ठीक है, तो राज्य मंत्री क्या होता है, किसी मंत्रालय में एक या एक से अधिक विभाग संभालता है। और एक है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसको कहते हैं। ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या है, राज्य मंत्री का इसको दर्जा प्राप्त होता है, और इसके ऊपर जो है कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता। ये कैबिनेट मंत्री क्या है जस्ट समझ रहे हैं। और ये क्या है, ये बैठक में अधिकार पूर्वक जो है भाग नहीं लेता। ठीक है, और ठीक है, अब यहाँ से समझिए। अब आइए थोड़ा सा कैबिनेट मंत्री के बारे में समझते हैं ध्यान से। एक्चुअली जो आपका कैबिनेट मंत्री है ना, वो केवल जो कैबिनेट मंत्री है वो केवल कैबिनेट मंत्री होता है, इसमें प्राइम मिनिस्टर शामिल होता है, और ये मंत्रालय का जो होता है प्रमुख होता है। ठीक है, और ये मंत्रालय का प्रमुख होता है। ठीक है, और इसके और एक उप मंत्री। उप मंत्री क्या है, कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री का सहायक होता है, उसको उप मंत्री बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ। और मंत्रिपरिषद का जो आकार है ना, वो संविधान में निर्धारित तो नहीं, आकार निर्धारित है, लेकिन मंत्रिमंडल का आकार निर्धारित नहीं। उम्मीद है आपको मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक्चुअली जो आपका मंत्रिपरिषद है ना, ये मंत्रिपरिषद और ये मंत्रिमंडल, तो मंत्रिपरिषद थोड़ा बड़ा इकाई है, मंत्रिमंडल तो छोटा है, पर दोनों में प्राइम मिनिस्टर शामिल होते हैं। और व्यवहार में क्या होता है ना कि सारे फैसले जो है कैबिनेट ही लेते हैं, पर वो माने जाते हैं कि मंत्रिपरिषद ने भी उसमें सहमति जता दी है। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। अब ये कितने मंत्रिपरिषद होंगे, इसके आकार की बात जो है ये यहाँ करी गई है संविधान में। संविधान में तो इसका आकार के बारे में नहीं कहा गया, लेकिन 91वां संविधान संशोधन जो है ना, उसके द्वारा 2003 में बताया कि संघ में सेंटर में जो अधिकतम लोकसभा के 15% मेंबर जो बन सकते हैं, और इनकी और फिर ये और न्यूनतम जो कितने होंगे ये निर्धारित नहीं है लोक सेंटर के मामले में, लेकिन स्टेट के मामले, राज्य के मामले पता है कि अधिकतम आप 15% रख लीजिए और न्यूनतम जो है वो 12 रख लीजिए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई हो। अब मंत्रियों का उत्तरदायित्व देखते। ठीक है, हाँ, उसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है आर्टिकल 75(2) में राष्ट्रपति के प्रति होता है, व्यवहार में प्राइम मिनिस्टर के प्रति होता है, और सामूहिक उत्तरदायित्व जो होता है वो लोकसभा के प्रति होता है इसका। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं राज्यपाल के बारे में पूरे ठीक से। एक्चुअली राज्यपाल का जो वर्णन है वो आर्टिकल 153 में किया गया। ठीक है, और ये प्रत्येक राज्य में आइए देखते हैं ठीक से। प्रत्येक राज्य में क्या होता है ना, एक राज्यपाल होता है, या कई बार एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है। ऐसी स्थिति में वेतन और भत्ते क्या मिलेंगे वो सभी राज्य मिलकर उसको देते हैं। इसकी योग्यता क्या है ना कि ये नागरिक होना चाहिए भारत का, 35 साल एज रखता हो, और MP और MLA ना हो, लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ठीक है, इसकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है, और ये पुनर्नियुक्त हो सकता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी कि जब राष्ट्रपति का मन होगा उसको हटा देगा। इसके पास कुछ विधायी शक्ति है। विधायी शक्ति क्या है, राज्य के विधानमंडल का अंग होता है। ठीक है, और ये सत्र आहूत कर सकता है, सत्र अवसान कर सकता है। ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाता है राज्य में। ठीक है, विधान परिषद में 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है, जिसका आधार होता है कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य, सहकारिता। ठीक है, जिसमें से ऊपर के 4 जो हैं वो राष्ट्रपति के लिए भी थे, पर सहकारिता इसका अलग होता है। ठीक है, अब समझते हैं अध्यादेश के बारे में। एक्चुअली जो राज्यपाल है वो अध्यादेश आर्टिकल 213 के तहत देता है, और बिल्कुल राष्ट्रपति के समान। अध्यादेश हम पिछले क्लासेस में अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए आप एक बार जाकर वो वीडियो देख लें, 30 मिनट का ही है केवल। लेकिन ये अध्यादेश जो है ना केवल राज्य सूची के विषय पर और समवर्ती सूची के विषय पर ही जारी कर सकता है। ठीक है,
अब इसकी वीटो की शक्ति देखते हैं। ये आर्टिकल 200 में इसका वर्णन है और ये राष्ट्रपति के लिए भी ये एक आरक्षण करने का काम करता है। राष्ट्रपति के समान इसका वीटो शक्ति, ठीक है। लेकिन वह विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है, ठीक है। और इसमें टाइम लिमिट नहीं है। एक्चुअली ये एक एक्स्ट्रा है। राष्ट्रपति के पास जो वीटो शक्ति है उससे राज्यपाल का वीटो शक्ति थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के पास जो वीटो शक्ति है ना, एक्चुअली उसमें राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल के पास एक एक्स्ट्रा वीटो शक्ति है, वो राष्ट्रपति के लिए जो है जो आप उसका वीटो है ना उसको आरक्षित रख सकता है नहीं बिल को, और इसके लिए टाइम फिक्स नहीं, ठीक है। और एक क्षमादान की शक्ति देखते हैं इसका, आर्टिकल 161 में वर्णित है इसका, और राष्ट्रपति के समान ही है, ठीक है। इसका अपवाद है कि ये मृत्युदंड को नहीं माफ़ कर सकता, और जो सैन्य अदालत के फैसले होते हैं ना उसको ये नहीं बदल सकता, ठीक है। अब समझते हैं, इधर देख लेते हैं बस कुछ प्रशासनिक शक्ति देखते हैं। राज्य के प्रशासनिक शक्ति में इसका ये है ना कि इसी के नाम पे राज्य के प्रशासन चलाए जाएंगे, ठीक है। सीएम और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और हाई कोर्ट के जज को ना तो नियुक्त करता है ना ही पद मुक्त करता है। लेकिन जो राज्य लोक सेवा आयोग होती है उसके सदस्य को नियुक्त करता है, लेकिन उसकी पद मुक्ति नहीं कर सकता, ठीक है। और सैन्य और कूटनीतिक शक्ति इसके पास प्राप्त नहीं होती है। इसके पास कुछ स्वविवेक की शक्तियाँ होती हैं, जैसे आर्टिकल 163 1 और 2 में कहा गया है कि कोई विषय स्वविवेक में आता है कि नहीं इसका निर्णय राज्यपाल करेगा, और वही राज्यपाल का अंतिम निर्णय। इसलिए राज्यपाल का जो पद है थोड़ा विभाजित हो जाता है। फिर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है, ये राष्ट्रपति के लिए बिल आरक्षित करता है, और बहुमत प्राप्त न होने पर सीएम की नियुक्ति करता है। अब कुछ क्षमा के प्रकार देख लेते हैं। ऐसे मैंने क्षमादान के बारे में पिछले क्लास में भी चर्चा करा था, फिर भी देख लेंगे। एक होता है पूर्ण क्षमा। पूर्ण क्षमा का मतलब होता है जब आपका क्या है बिल्कुल माफ़ ही कर दिया जाए, ठीक है। एक है लघुकरण, ऐसे मान ली आपको मृत्युदंड था उसको कारावास बता दें, सजा को हल्का कर दिया। एक है परिहार, जब दो सजा का जो मात्रा कम करते हैं, इसमें से 2 वर्ष की सजा उसको घटा के 1 वर्ष कर दी। एक है विराम। विराम क्या है, विशेष परिस्थिति कारण सजा को कम कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए लिया जाए विशेष परिस्थिति क्या, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसका कर दिए, ठीक है। एक है प्रविलंबन, इसमें सजा को टाला जाता है। राष्ट्रपति राज्यपाल जो है मंत्रिमंडल के सलाह पर ये काम करता है, और इसके लिए कोई टाइम बॉन्ड नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन एक्चुअली इस पर ज़्यादा मनमानी होगा तो कोर्ट रिव्यू करेगा, ठीक है। आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं इसमें, वो है राज्य के विधानमंडल, ठीक है। और राज्य के संघ के विधानमंडल, ठीक है। आर्टिकल 79 के अनुसार क्या है, संसद जो है, एक बार समझते हैं। आर्टिकल 79 के अनुसार क्या है, अनुसार जो है लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति को और राज्य संघ का विधानमंडल कहते हैं, ठीक है। संसद का पार्ट है। अब समझते हैं राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर है, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो राज्यसभा होता है जो उच्च सदन है, और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं योग्यता के आधार पर, ठीक है। और राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं, और लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं शक्ति के कारण, क्योंकि शक्ति लोकसभा की ज़्यादा होती है, ठीक। फिर है राज्यसभा जो है वो अस्थाई सदन है, क्योंकि ये भंग नहीं होता, ठीक है। और लोकसभा अस्थाई सदन के 5 साल में भंग हो जाता है, और इससे पहले भी हो सकता है यदि अविश्वास प्रस्ताव आ गया या उसकी लोकप्रियता घट गई तो। आगे देखते हैं, ठीक। राष्ट्र लोकप्रिय सदन है लोकसभा, और ये जनता के हित की बात करता है, और ये राष्ट्रीय हित का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन ये जो है राज्यसभा है वो संघीय सदन है, और ये प्रांतीय हित की बात करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है, इसलिए राज्यसभा में निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है, ठीक है। और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं इसमें, ठीक है। सदस्य का कार्यकाल इसमें 6 साल का होता है। एक्चुअली ये आरपीए जो एक्ट है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, जनप्रतिनिधि अधिनियम, इसे बताया गया। ऐसे संविधान ने कोई फिक्स नहीं करा था। 1/3 सदस्य जो है हर साल दूसरे वर्ष जो होते हैं अवकाश ग्रहण करते हैं, और राज्य को जनसंख्या के अनुपात में सीट दी गई है, जिसका उल्लेख जो 4थी अनुसूची में। पद मुक्ति वाले सदस्य फिर से आ सकते हैं,
पुनर्नियुक्ति हो सकती है उनकी, ठीक है। और एक्चुअली जो लोकसभा में निर्वाचन है ना, वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे होता है, आर्टिकल 326 में इसका वर्णन है, और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व ये करता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, और इसका कार्यकाल 5 साल है, और पहले भी खत्म होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब है कि इसमें कोई कट ऑफ नहीं है, कोई भी वो जैसे राष्ट्रपति के इलेक्शंस में थे ना, एक निर्वाचन कोटा प्राप्त करना था, वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में नहीं होता, ठीक है। और राज्यों की जनसंख्या के आधार पे सीट दी गई है इसमें। अब आइए समझते हैं कि ये जो राज्यसभा का गठन है वो कैसे है, ठीक है। एक्चुअली राज्यसभा के गठन में संविधान कहता है कि आप अधिकतम 250 मेंबर रख सकते हैं, जिसमें से निर्वाचित 238 होना चाहिए और 12 मनोनीत, लेकिन मनोनीत मतलब नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। लेकिन संसद के अनुसार 245 मेंबर होते हैं, इसमें निर्वाचित 233 और 12 मनोनीत। अब जो ये निर्वाचित 233 है ना, उसमें क्या देखिएगा तो जो राज्य है उससे 225 आते हैं, और यूनियन टेरिटरी से 8 आते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के 4, दिल्ली के 3 और पांडिचेरी के 1, ठीक है। उस तरह लोकसभा गठन की बात करते हैं। इसमें क्या ना कि संविधान में 552 कहा गया, लेकिन संसद 543 लोगों को रखता है, ठीक है। अब संविधान में कहता है कि 552 में से 550 जो निर्वाचित होना चाहिए, 2 मनोनीत, और इस 550 में से 530 प्रांत के और 20 यूटी के, ठीक है। और अभी क्या है कि 543 हैं, इसमें निर्वाचित जो है 524 और यूटी के 19 है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात भी पूरी ठीक समझ में आ गई होगी। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप ठीक से रिवीजन कर ले। एक्चुअली ये जो क्लास है ना, वो केवल रिवीजन के लिए, जैसे अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन यूपी PCS BPSC उन सब के लिए, ताकि आप जल्दी से टॉपिक को रिवाइज कर सकें। अगला देखते हैं परिसीमन आयोग के बारे में, ठीक है। एक्चुअली ये जो परिसीमन आयोग है ना, वो चुनाव आयोग के अधीन होता है, और इसको न्यायालय में चुनौती नहीं रहती, और ये जनसंख्या के आधार पे सीट को बांटता है, ठीक है। अब चुनाव आयोग के सामने चुनौती जो है इसको दी जा सकती है। आप चाहे तो इसका शिकायत इलेक्शन कमीशन में कर सकते हैं, बस कोर्ट में नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखते हैं। अब संसद के सदस्य बनने की क्या योग्यता होती है, ठीक है। पहला कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, लोकसभा में 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल आपका होना चाहिए, निर्वाचन सूची में आपका नाम दर्ज हो, ठीक है। आप कोई भी लाभ के पद धारण नहीं करते हो, पागल नहीं हो, दिवालिया ना हो, दिवालिया कोर्ट टैप हो, न्यायालय द्वारा यदि आपको 2 साल की सज़ा दी गई है तो आप अगले 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ठीक है। और फिर एक है कि यदि आपने अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के अपराध पे दोषी है तो आप चुनाव कभी नहीं लड़ सकते, ठीक है। अब हम समझते हैं संसद की सदस्यता के बारे में, ठीक है। आगे देखिए संसद की सदस्यता क्या होती है। संसद की सदस्यता जो है, संसद की सदस्यता की समाप्ति कैसे होती है, या तो आपकी मृत्यु हो जाए, या आप त्याग पत्र दे दें, या आपका निर्वाचन रद्द हो जाए किसी कारणवश। यदि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में निर्वाचन हो जाता है आपका, तो इसको ठीक समझते हैं। यदि आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों में निर्वाचित हो तो आप पहले जिस सदन का निर्वाचन हुआ उसका सदस्यता खत्म होगा, ठीक है, समझिए। यदि आप 10 दिन तक रिजाइन खुद नहीं करते तब। यदि आप दोनों सदन में से एक साथ निर्वाचित हो जाए, यानी आप राज्यसभा के सदस्यता खत्म होंगे, ठीक है। मतलब आप राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह निर्वाचित हो जाते हैं तो आपको राज्यसभा की सदस्यता खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। यदि 60 दिन तक आप सभी बैठक में भाग नहीं लेते, अनुपस्थित होते, तब भी आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। और आर्टिकल 102 में वर्णित कोई अयोग्यता का आप शिकार हो जाए तब भी आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगला एक पॉइंट और है, जैसे यदि संसद और राज्य विधानमंडल यानी कि आप लोग MP भी बन चुके हैं, MLA बन चुके हैं, दोनों का चुनाव आपको एक साथ हो गया, यानी आप जीत गए, तो 14 दिन में से किसी एक सदस्यता आपको छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो जो है संसद की सीट खत्म हो जाएगी। और यदि आपको न्यायालय द्वारा 2 साल की सज़ा हुई है तब भी आपका जो है सदस्यता चला जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं दल बदल अधिनियम के बारे में, ठीक है। दल बदल अधिनियम के बारे में, एक्चुअली दल बदल विरोधी अधिनियम क्या है।
ये 52वें अमेंडमेंट 1985 में आया था, ठीक है। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसमें। 2003 में इस अधिनियम में कुछ संशोधन किया गया, ठीक है। एक्चुअली कोई संसद जो है या विधायक जो है उस सदन की सदस्यता से वंचित होगा, मतलब ऐसा क्या करेगा, कोई दल बदल अधिनियम के अनुसार वंचित हो जाएगा। पहला, यदि आप जिस दल के टिकट पे चुनाव लड़े हैं, ठीक है, उसको त्याग देते हैं जीतने के बाद, तब यदि आप दल के निर्देश, यानी दल ने आपको कुछ निर्देश दिए हैं, उसके विरुद्ध आप सदन में जाकर मतदान कर देते हैं, यानी आपको दल ने कहा कि आप जो है ये करिए, और आपने जाके वोट किसी और जगह पे कर दिया, यानी उसके अगेंस्ट में कर दिया, तभी आपकी सदस्यता जाएगी। कहता है दल के बाद आदेश के बाद जिस पार्टी से आप चुनाव लड़े उसने आपको ऑर्डर दिया कि आपको सदन में नहीं, पार्लियामेंट में उपस्थित होना, फिर भी आप नहीं जाते या जाते तो मतदान नहीं करते, तब भी आपकी सदस्यता खत्म होगी। यदि कोई निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य चुनाव जीत लिया, जीतने के बाद दल की सदस्यता ग्रहण कर ले, यानी यदि कोई, सॉरी यहाँ पे गलती से लिखा गया निर्वाचित नहीं, कोई भी जो अकेले चुनाव लड़ता है ना उसके लिए, ठीक है, नहीं सॉरी, ये बात ध्यान से, निर्वाचित सदस्य जिसको नॉमिनेट किया गया वो जीतने के बाद कोई जाके दल को ज्वाइन कर ले तभी उसको सत्ता खत्म। मामूली सदस्य जो है चुनाव जीतने के 6 महीने बाद दल बदल कर सकता, ठीक। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति पर ये लागू नहीं होगा, ठीक है। सभापति या अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा, लेकिन इसकी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकती है, ठीक है। एक आ गया क्योटो होलोहल केस 1992 में, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कुछ होते हैं जो जहाँ पे आप दल बदल कर सकते हैं, जैसे देखते हैं, एक है स्प्लिट और मर्जर, दो तरह की चीज़ें। स्प्लिट क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके जितने सीट है ना उसमें से जैसे आप जिस पार्टी से चुनाव लड़े, मान लीजिए मेरी कोई पार्टी है, उसमें मेरे पास 12 सदस्य हैं, कितने सदस्य, 12, और यदि मैं 2/3 के साथ, सॉरी 1/3 के साथ यदि मैं टूट जाता हूँ दल से, यानी कि 1/3 मतलब 4, यदि मैं 4 सदस्य के साथ जाता हूँ तो इसको स्प्लिट कहते हैं, और यदि मैं 2/3 यानी कि लगभग 8 सदस्य को लेके जाता हूँ इसको मर्जर बोलते हैं, ठीक है। यदि आप दल को छोड़ना चाहते हैं तो आप स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, आपको मर्जर करना। मर्जर यदि आप किए तो आप पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, यानी दल बदल कानून नहीं लगा। यदि आप स्प्लिट किए तो आप पे होगा। ये स्प्लिट वाला जो है वो 91वें संविधान संशोधन में इसको खत्म कर दिया है, ठीक है, कि आप स्प्लिट नहीं कर सकते। एक्चुअली इससे प्रॉब्लम्स ये होती है कि बार बार जो दल थे वो टूट जा रहे थे और अस्थायी सरकार, बार बार अनस्टेबल गवर्नमेंट हो रही थी, ठीक। अब समझते हैं कुछ संसद के पदाधिकारी के बारे में समझते हैं। एक्चुअली लोकसभा और राज्यसभा समझते हैं। लोकसभा में क्या है, एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं, और राज्यसभा में उपसभापति होते हैं और सभापति होते हैं, ठीक है। तो ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपसभापति इनको सदस्यों के द्वारा ही आपस में साधारण बहुमत से निर्वाचन किया था, और जो राज्यसभा के सभापति होते हैं ये उपराष्ट्रपति होते हैं, ये पदेन सभापति होते हैं, ठीक, उपसभापति, ठीक। पर हाँ ध्यान रहे ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, और इनकी पदमुक्ति, इन सबकी पदमुक्ति जो है प्रभावी बहुमत से की जाती है। ये बहुमत के प्रकार में देखूंगा, ठीक है। कुछ परंपरा अनुसार कहता है कि आप परंपरा बनी हुई कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा सत्ता दल का होगा और उपाध्यक्ष विपक्ष से होगा, ठीक है। और रिक्ति यानी कि पद यदि खाली है उसमें से अध्यक्षता कौन करेगा, ये उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष नहीं तो 10 सदस्यीय पैनल करेगा, और पैनल को जो है अध्यक्ष जो है अपने विवेक से चुनेगा। राज्यसभा में यदि रिक्ति है तो सभापति करेगा, फिर उपसभापति करेगा, और उसके बाद 6 सदस्यीय पैनल करेगा, ठीक है। अब हम समझते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 93 में इसका वर्णन किया गया, और ये भारत सरकार के अधिनियम 1919 के तहत आया था। लोकसभा सदस्य द्वारा अपने बीच से नियुक्त किया जाता है इसको, और ये निर्वाचन की तारीख से राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्यान समझिए, इसकी निर्वाचन की तारीख यानी लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कब होगा इसका तारीख जो है राष्ट्रपति डिसाइड करता है, ठीक है। आगे समझते हैं। लोकसभा का कार्यकाल तक अपने पद पर ये रहता है, लेकिन यदि मतलब कार्यकाल इसका खत्म भी हो गया और जब तक अगली लोकसभा नहीं बैठ जाती तब तक ये अपने पद पे रहता है। ये उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है लोकसभा का अध्यक्ष,
और इससे को हटाने संबंधित प्रस्ताव के बारे में आपको 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके संकल्प जब और कम से कम हाँ प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए न्यूनतम जो है 50 सदस्य चाहिए, ठीक है। जब संकल्प आपका विचाराधीन है, यानी कि अभी आप उसको हटाना चाहते हैं और वो संकल्प विचाराधीन है, तो उस समय अध्यक्षता नहीं करेगा और ना ही निर्णायक मत देगा, लेकिन सामान्य सदस्य के रूप में ये मत दे सकता है, ठीक है। लोकसभा विघटन पर अध्यक्ष पद नहीं छोड़ता जब तक नई लोकसभा बनने जाती है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसमें। हाँ, इसकी शक्तियाँ क्या है। एक्चुअली लोकसभा के संचालन में इसका काम है, ये लोकसभा का संचालन करता है और ये न्यायपालिका स्वतंत्र होता है, न्यायपालिका में इसको जवाब नहीं देना पड़ता है। सदन में अनुशासन बना के रखता है। ये अध्यक्ष ही है जो धन विधेयक को प्रमाणित करता है, कौन सा विधेयक धन विधेयक है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अब समझते संयुक्त बैठक में अध्यक्षता का क्रम क्या है। यदि अध्यक्ष नहीं आए तो उपाध्यक्ष करेगा, वो नहीं आया तो राज्यसभा का सभापति करेगा, और वो भी नहीं आया तो साधारण बहुमत से चुने गए लोग करेंगे, ठीक है। अध्यक्ष जो है निर्णायक मत डालता है। ये सत्र का स्थगन करता है, सत्र स्थगन करता है, सत्रावसान करता है और सत्र आहूत करता है। सदन में गुप्त बैठक बुलाता है। अब समझते हैं प्रोटेम स्पीकर के बारे में, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नई लोकसभा में वरिष्ठ सदस्यों में से ही किसी को नियुक्त कर देता है, ठीक है। इसका कार्य क्या है ना प्रोटेम स्पीकर का, ये नवनिर्वाचित जितने सदस्य आते हैं उनको शपथ दिलाता है, अध्यक्ष का चुनाव कराता है और प्रोटेम अध्यक्ष को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। लेकिन याद रहे लोकसभा अध्यक्ष जो है वो कोई भी शपथ नहीं लेता, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर ऑलरेडी शपथ ले चुका है। उसके बाद जो आपका स्थगन होता है ना, वो स्थगन दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक है साधारण स्थगन। साधारण स्थगन में क्या होता है ना कि अगला बैठक का डेट जो है डिक्लेयर हो जाता है कि इस डेट को अगला बैठक होगा पार्लियामेंट का। एक होता है साइन डाई। साइन डाई क्या है, अनिश्चित काल के लिए बैठक को रोक दिया जाता है। फिर संसद का सत्र। संसद के सत्र के बारे में समझते हैं। आर्टिकल 85 में कहते हैं कि कम से कम 2 सत्र संसद में होने चाहिए और दोनों के बीच में 6 महीने का अंतर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो सकता। अधिकतम अनिश्चित सत्र होता है, ठीक है। 3 सत्र जनरली होते हैं, इसमें बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र आते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं आगे जो आपका ये बजट सत्र है ना, हाँ ठीक है। अब आइए समझते हैं। एक्चुअली जो ये बजट सत्र है ना, ये आपका फरवरी मार्च के महीने में होता है और प्रथम सत्र जो है आपका यही होता है बजट सत्र। इसमें क्या होता है, संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, ठीक है। राष्ट्रपति का इसमें भाषण होता है और दोनों सदन जो है अलग अलग रूप से धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते हैं, ठीक है। धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के भाषण में क्या होता है कि मंत्रिपरिषद इस भाषण को तैयार करता है, यानी जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो तैयार करेगी। 1 वर्ष का सरकार अपना एजेंडा प्रस्तुत करती है, फिर साधारण बहुमत से वोटिंग होती है। यदि भैया वोटिंग में धन्यवाद प्रस्ताव में फेल हो जाए तो पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। अगला है मानसून सत्र। ये जुलाई में होता है। इसमें क्या होता है, विधायी कार्य पर चर्चाएं होती है। एक है शीतकालीन सत्र, ये अंतिम सत्र होता है और दिसंबर के महीने में होता है। और इस पे विशेष सत्र जो है, यदि 1/10 सदस्य जो है पार्लियामेंट के चाहते हैं कि विशेष सत्र बुलाया जाए तो उस समय जो है बुलाया था। एक है लेम डक सत्र। लेम डक सत्र क्या होता है, ये वो सत्र होता है, लेम डक सत्र वो होता है जब इसका ना तो कोई संविधान में वर्णन है, ना कोई कानून या नियमावली में वर्णन है, कहीं भी उल्लेख नहीं है इसका। जनरली ये परंपरा अनुसार चला रहा है कि लोकसभा और विधानसभा का अंतिम सत्र जो है लेम डक सत्र होता है, इसके बाद उसको भंग कर दिया जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। ये एक्चुअली ये क्या है ना, ये जो हम अभी करवा रहे हैं ना सीरीज, ये केवल जो है वो रिवीजन सीरीज है, यानी कि इसमें हम अभी देख रहे हैं कितना सारा टॉपिक कवर करें। यानी ऐसे ऐसे आप मुश्किल 3 से 4 घंटे में पूरा का पूरा पॉलिटी को ख़त्म कर सकते हैं और इस पॉलिटी का आप यूज करेंगे अपकमिंग एग्जामिनेशन में। 20 नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिटी फुल है और 70 से 80% क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ेंगे इस नोट से। यदि पॉलिटी कोई भी संबंधित सवाल आए तो मैं पिछले क्लासेस में काफ़ी करा चुका हूँ। कंटेंट का लेवल आप देख लीजिए काफ़ी है,
ठीक है। ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, ये बेसिक उन बच्चों के लिए नहीं है क्योंकि फाउंडेशंस नहीं है, उन बच्चों के लिए क्लास नहीं है जो अभी अभी तैयारी शुरू किए हैं, उनके लिए मैं अलग से फाउंडेशंस बैच लेकर आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।